सभी कमर गर्दन रख के This सीधे call is बैठेंगे। now being recorded. अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और मेरे साथ गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ सही प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने नोट साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए अपने आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्कार। थैंक यू भैया। थैंक यू नीरज जी। चलिए प्रेरणा जी का आंसर हम कर देते हैं। तो प्रेरणा जी, मैंने आपके लिए पिक्चर से मैं आंसर करूंगा, ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने जस्ट अभी अभी डाउनलोड कर लिया है गूगल से। मेरी स्क्रीन सभी को विजिबल होगी? जी चलो प्रेरणा जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी भैया। अब ये बताओ, जो लब साइन दिखा रखा है यहाँ पे कौन सा वोल्व है? भैया ये राइट साइड है या लेफ्ट है, ये बताओ मुझे पहले। अच्छा नहीं, बताती हूँ, आप मैं देखो, बताती हूँ। ये ब्लू आपको है ना, ये आर्ट्रियम है। राइट राइट राइट, आर्ट्रियम है। आर्ट्रियम और वेंट्रिकल है मैं वोल्व इसमें। पूछ रहा हूँ। हाँ मैं मार्ग बताती हूँ स्पीड ना है भैया, इसका। इसमें ट्राइकस्पिड होता है। और यहाँ पे? बाइकस्पिड। ठीक है, यहाँ पे? ये कौन सा वॉल्व भैया है? मतलब एक सेमी ल्यूनर आता है इसमें। हाँ ठीक है, अब समझ आया कुछ? ये वोल्व जब बंद होते हैं ना, खून आता है, जब बंद होते हैं तो ये लब की साउंड उत्पन्न होती है, इन दोनों से, ट्राइकस्पिड से और बाइकस्पिड से। और जो सेमिल्यूनर वोल्व होते हैं, यहाँ पे दो जगह होते हैं ना, ये कि हाँ हाँ नीचे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की यहाँ बीच में होते हैं ना, दोनों जगह पे ये हाँ। अर्धचंद्राकार जो मैंने बताया था, ये जब बंद होते हैं तो यहाँ पे ये डब की साउंड उत्पन्न होती है। तो ये लब डब ये साउंड होती है, वोल्व की साउंड होती है ये। ठीक है, अच्छा समझ अब गई भैया, क्लियर हो ठीक गया? है। बिल्कुल एकदम क्लियर भैया। चलो थैंक यू। कन्हैया सुपर जी से ही सुपर। पूछ लो भैया, उनको भी डाउट था। अच्छा, हो गया क्लियर उनको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। रेस्पिरेशन में श्वसन के दो भाग होते हैं। हम योग की भाषा में तो हम बोलते हैं तीन भाग होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। लेकिन मीनिंग क्या है, पूरक और रेचक को ही लिया जाता है, कुंभक को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हम। तो पूरक जो है इनहेल होता है, और जो रेचक है वो एक्सेल होता है, कि इनहेल होना और एक्सेल होना। और यही पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके ऊपर ही वर्क करता है। देखिए, हमारे शरीर लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना है। उन सेल्स की सबसे बड़ी डिमांड होती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन की जो डिमांड्स हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही पूरी की जाती है। अगर 1 मिनट भी, या अगर अभ्यासी है तो 2-4 मिनट भी अगर सांस रुक जाए तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल्स को, और सेल्स इमिडिएटली डेथ हो जाएगी उनकी। तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब हम योग की भाषा में जब हम प्राणायाम को पढ़ेंगे, कपालभाति को जब हम स्टडी करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे गैसेज जो एक्सचेंज होती है, क्या कपालभाति का इफेक्ट पड़ेगा, भस्त्रिका का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आपको इस सिस्टम की अच्छी जानकारी होगी तो आप अपने आप ही उन चीजों को साइंटिफिकली बता पाओगे।
तो हम रिस्पिरेशन पहले में पढ़ते हैं कि रिस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है। हमने पढ़ा था 2 प्रकार का होता है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य श्वसन, और इंटरनल यानी कि आंतरिक। आंतरिक जो श्वसन होता है। बाह्य श्वसन कहाँ होता है कि हमारे जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई और जो ब्लड के बीच में जो बाहर यानी कि लंग्स के अंदर होता है, उसको हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन बोलते हैं। और इंटरनल रिस्पिरेशन, अब वो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में चली गई है पूरे शरीर के अंदर, अब वो यानी कि ब्लड के और टिश्यू के बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में जो गैसेस का जो इंटरचेंज होना है, उसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। यानी कि इसको शॉर्टकट वर्ड में टिश्यू रिस्पिरेशन या पल्मोनरी रिस्पिरेशन भी कहते हैं। और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे डायफ्राम की मसल्स हल्की सी नीचे की तरफ होती है, तो हम बोलते हैं ना कि पेट हल्का सा बाहर की तरफ आता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम की मसल्स, लंग्स तो सिकुड़ते ही हैं, लंग्स सिकुड़ने के साथ साथ में डायफ्राम की मसल्स ऊपर जाती है, जिससे हमें लगता है कि हमारा पेट अंदर जा रहा है। एक्चुअल में वो डायफ्राम की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी अप और डाउन करती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, अच्छे से याद कर लेंगे ट्रैक को। सबसे पहले बाहर का आता है नोस्ट्रिल, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकी, ब्रोंकेलिस और एल्वोलाई, और लंग्स प्लूरा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, डायफ्राम भी इसमें ले सकते हैं। देखिए ये हमारी नाक हो गई है यहाँ पे, नाक के बाद में फेरिंग्स आया यहाँ पे, फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स जिसको स्वर यंत्र कहते हैं, लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया जो सी की आकृति की इसमें सेल्स होती हैं। ये जो इसका ये 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक राइट लंग में चली गई है, एक लेफ्ट लंग में चली गई है, इसको ब्रोंकी बोलते हैं। अब यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग बांटते हैं। अब यहाँ पे ये आगे जाके डिवाइड होएगी प्राइमरी में, सेकेंडरी में, वो हम आगे स्टडी कर लेंगे। लेकिन मेनली आप जान लीजिए कि ब्रोंकी के बाद में जो छोटी छोटी, जैसे पेड़ की एक शाखाओं से आगे जाकर के 3, 4, 5, 10 इतनी छोटी छोटी कई शाखाएं बन जाती हैं, उनको ब्रोंकोलिस कहते हैं, श्वास निकाय को बोला जाता है। और जैसे पेड़ के पत्तों के पेड़ की जो टहनियों के एंड में क्या होता है, या तो फल होंगे या पत्ते होंगे, इसी प्रकार जो यहाँ की पेड़ की जो आकृति जो हमारे फेफड़ों में बन रही है, इसके जो एंडिंग पॉइंट पे गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं अंगूर के गुच्छे की तरह है, उनको एल्वोलाई कहते हैं। और हिंदी में उसको वायु कोश से दूसरे वाला आएगा, वायु कोश कहते हैं। और लंग्स, 2 लंग्स होते हैं हमारे, एक राइट लंग होता है, एक लेफ्ट लंग होता है। लंग्स के चारों तरफ एक लिक्विड होता है जिसको प्लूरा बोलते हैं, जो इसके प्रोटेक्शन का वर्क करते हैं। इसकी मसल्स होती है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है, और डायफ्राम, 3 तरह की मसल्स इसके अंतर्गत होती है। नाक में हमने पढ़ा था कि नाक में यहाँ पे ऊपर से यहाँ की तरफ ओल्फैक्टरी नर्व लटकी हुई होती है, और जो क्रेनियल नर्व की जो पहले नर्व है उसको ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, जो स्मेल को लेके चली जाती है टेम्पोरल लोब में, और वहां से फिर उसका जो रिएक्शन होता है उसके अनुसार फिर हम एक्टिविटी को चेंज करते हैं। नाक का आगे वाला भाग जो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है। नाक के अंदर से 3 पोर्शन होते हैं, इंफीरियर, मिडल एंड सुपीरियर। नाक का बड़ा स्ट्रक्चर होने का कारण ये होता है कि बाहर की जो वायु है या तो बहुत गर्म हो या बहुत ठंडी हो, वो एकदम से हमारे लंग्स में डायरेक्ट न जाए, कि पहले नाक में जाएगी, नाक में वो एयर थोड़ा सा रुकेगी, क्योंकि देखो सरफेस एरिया काफी ज्यादा है, तो क्या होगा ना, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो बाहर की जो वायु अगर बहुत ठंडी होगी तो उसको बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदल देगी, अगर बाहर की वायु बहुत गर्म होगी तो उसको वापस थोड़ा सा हल्का ठंडा कर देगी। तो ये जो हमारे नोस्ट्रिल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसकी वजह से ये एयर का टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग किया जाता है, उसके बाद में वो वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि वायु जो है हमें नाक से ही लेनी चाहिए, मुंह से नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा नाक में कई छोटे छोटे बाल भी होते हैं जो बाहर से आने वाली डस्ट को रोक देते हैं, जबकि जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो ना तो मुंह में कोई रोकने का कोई चीज है, और ना ही इस तरीके का जैसे नाक में सरफेस एरिया बढ़ा के ना बाहर की एयर का टेम्परेचर हमने बदला था, मुंह के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। इसलिए बोलते हैं कि नाक से ही सांस लेनी चाहिए, नाक से ही छोड़नी चाहिए। हाँ, कोई विशेष जो आसन होते हैं, जो विशेष जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, उनकी बात अलग है,
लेकिन सामान्य रूप से नाक से ही सांस हमें लेनी चाहिए, क्योंकि नाक का काम ही है इनहेल और एक्सहेल करना। और नाक में कुछ छिद्र होते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं। जो हमारे ऊपर हमने देखा था बोन में कुछ छेद होते हैं जिसको हम गुहाएं बोलते हैं। मुख्य रूप से चारों को हम गिनते हैं यहाँ पे। वैसे इनके कुछ कुछ अलग भी होते हैं, जैसे कि ये हमने दिख रहा है इथेमोइड, यहाँ पे 3-3-6 होते हैं, लेकिन हम इसको एक ही मानेंगे कि इथेमोइड साइनस है, फ्रंटल साइनस है, स्फिनोइड साइनस है और मैक्सिलरी साइनस है। सभी बोन्स के नाम है। फ्रंटल बोन में जो गड्ढा बना हुआ है उसको हम फ्रंटल साइनस कहते हैं। इथेमोइड बोन के में जो गड्ढे बने हुए हैं उसको इथेमोइड साइनस कहते हैं। स्फिनोइड बोन में जो यहाँ के पीछे की तरफ होती है, साइड से पूरी दोनों तरफ गई हुई होती है इथेमोइड स्फिनोइड बोन, उसके अंदर एक गड्ढा होता है, उसमें स्फिनोइड साइनस कहते हैं। मैक्सिलरी जो बोन हमारे गालों के ऊपर होती है, चीक बोन जिसको बोलते हैं, उसमें जो गड्ढा होता है उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। अब इन साइनस में इनका काम क्या होता है? ये एक तो हमारे स्कल को हल्का करते हैं और आवाज को गूंजने में सहायक करते हैं। इनकी वजह से हम गुनगुना पाते हैं। जिन लोगों को कफ की शिकायत होती है वो गुनगुना नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे कफ अटका हुआ होता है। कफ या पानी ज्यादा देर रुकने से इनमें स्वेलिंग उत्पन्न हो जाती है और उस बीमारी को हम साइनोसाइटिस प्रॉब्लम हम कहते हैं। हमारी आंखों के नीचे लैक्रिमल बोन होती है और आंखों के यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होती है। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं, वो आंसू बनते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के जरिए। अब वो आंखों से पानी टपकता है, आंसू टपकते हैं, और यहाँ पे एक लैक्रिमल डक्ट होती है और जो आकर के नाक में खुलती है। तो जब हम रोते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, तो आपने देखा होगा नाक से भी पानी आने लग जाता है। तो वो लैक्रिमल जो डक्ट है उससे वो आंसू हमारी नाक में आ जाते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी जो है सेकंड पार्ट है। पहले तो नेजल हो गया, नेजल कैविटी होगी, उसके बाद में फेरिंग्स। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। इसकी लेंथ 12 से लगभग 14 सेंटीमीटर की होती है। नेजोफेरिंग्स यानी नासा ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स यानी मुख ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स, इसको स्वर ग्रसनी भी कहते हैं। और जो लैरिंगोफेरिंग्स है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक चली जाती है हमारी ट्रेकिया में और दूसरी चली जाती है ईसोफेगस में। तो यहाँ पे एक जो कार्टिलेज का बना होता है उसको हम इपिग्लोटिस कहते हैं। वो खाने को ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकता है। अगर गलती से भी खाना अगर ट्रेकिया में चला जाएगा तो तुरंत खांसी शुरू हो जाएगी। इसीलिए खाना खाते हुए बोलते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये खुल जाएगा, और खुलेगा तो खाने की जो कण है संभावना होती है कि वो अंदर चली जाए, और अंदर चले जाएंगे तो बहुत नुकसान होता है। लैरिंग्स, इसको हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। ये जो आगे का टेंटुआ होता है ये टेंटुआ होगा, ठीक है। इसको एडमेस एप्पल भी कहते हैं और ये वी के आकार का होता है, और इसको थायराइड नोच भी इसको कहा जाता है। इतना मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ते हैं ट्रेकिया से। ट्रेकिया जो ये है, ये आपको दिखाई दे रही है, जो छल्ले से जो बने हुए हैं, लगभग 16 से 20 के लगभग करीबन छल्ले होते हैं ये। इसको, और इसके बीच में कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज ना तो ज्यादा हार्ड होती है ना बहुत सॉफ्ट होती है, मीडियम होती है ये कार्टिलेज। ट्रेकिया की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है। कि देखिए यहाँ पे ऊपर लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स से और यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है इसके बीच का जो भाग है इसको ट्रेकिया कहते हैं। ये लगभग 12 सेंटीमीटर की होती है और ट्रेकिया का निर्माण लगभग 16 से 20 आकृति की सी कार्टिलेज से हुआ। दिख रहा है ना आपको ये? जैसे कि मैं अगर डायग्राम से आपको बताना चाहूँ, देखिए सी की आकृति की मान लेते, एक सी ये हो गया, दूसरा सी ये हो गया, इस टाइप की ये सी की आकृति दिखाई दे रही है ना आपको यहाँ पे? ये जो इस टाइप की सी की आकृति होती है ये लगभग 16 से 20 होती है। उससे ट्रेकिया का निर्माण हुआ होता है। इन कार्टिलेज के बीच में जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला हर कार्टिलेज के बीच में है। जैसे हमने वर्टिब्रा के बीच में भी देखा था, उसको डिस्क बोलते हैं, ऐसे इसके बीच में भी होता है, इसको हम ट्रेकियल कार्टिलेज बोलते हैं इनको। और इसमें जो होती है चषक कोशिका यानी कि गोबलेट सेल्स होती हैं, वो म्यूकस का निर्माण करती हैं, और जिससे क्या होता है ना, अंदर का भाग में कफ बना रहता है। जैसे कि कल मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो दंड धोती होती है क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए होती है?
लेकिन उसका राइट आंसर होएगा दंड ध्रुति डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नहीं होती। उसका रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि दंड ध्रुति हमारे जो है ट्रेकिया में नहीं जाती है। ट्रेकिया में तो सिर्फ प्राणायाम के द्वारा हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज और कोई चीज ट्रेकिया में नहीं जा सकती। वो हमारे ईसोफेगस में जाती है और ईसोफेगस की सफाई करती है, और हमारे जो अमाशय के अंदर जो एसिड है और जो पित्त है, उसको कफ है, उसको बाहर निकालने का काम करते हैं दंड ध्रुति। तो देखिए, ये मैं ट्रेकिया को बता देता हूँ। देखिए, ये ट्रेकिया समझ लीजिए, सी टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इस टाइप का ये अंदर की तरफ ये गोबलेट सेल्स ने म्यूकस बना दिया है। इस तरीके से मुकिस, ये मुकिस सबके लिए होता है, मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी। इसका काम क्या होता है? अगर गलती से मुंह से कोई डस्ट पार्टिकल अंदर आ जाता है हवा के साथ में, तो ये म्यूकस क्या करते हैं, इस डस्ट को अपने अंदर खींच लेते हैं, चिपक जाते हैं। ये डस्ट अंदर नहीं जाएगा। अगर गलती से ये डस्ट अंदर चली गई तो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इसलिए इस म्यूकस का काम होता है, ये जो बाहर से आने, गलती से जो डस्ट आ गई है, क्योंकि नाक से तो हम कई बार सांस नहीं लेते, कई बार मुंह से सांस ले लेते हैं, तो वो डस्ट अंदर चली गई, तो उसको रोकने के लिए ये म्यूकस होता है। जब ये सामान्य अवस्था में म्यूकस रहता है तो हेल्दी पर्सन की निशानी है। लेकिन कई बार जब ये म्यूकस बढ़ जाता है तो उसी को ही हम बोल देते हैं, सीसी की ध्वनि उत्पन्न होने लग जाती है, बोलते हैं कि इसको अस्थमा की शिकायत हो गई है, अब ये सांस नहीं ले पा रहा है। इसी प्रकार ये म्यूकस जो है, ये हमारी ब्रोंकी के अंदर भी होता है, जो अंदर की तरफ डिवाइड हो गई ना, इसके अंदर भी होता है। तो जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका रास्ता कम हो जाएगा, रास्ता कम हो जाएगा तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है, तो वो प्रॉब्लम होगी। सामान्य अवस्था में म्यूकस नॉर्मल होता है, और म्यूकस का काम होता है बाहर से आने वाले डस्ट को रोकना, ठीक, धूल कणों को रोक लेती है ये। हम पढ़ते हैं ब्रोंकी। देखिए, ये हमने देखा, ये ट्रेकिया होती है, पीछे वाले डायग्राम से दिखा देता हूँ। देखिए, ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया देखिए, एक तो चलेगी राइट लंग में, एक टहनी तो चलेगी उस तरफ राइट साइड, एक चलेगी लेफ्ट साइड में। एक को हमने बोल दिया कि ये राइट ब्रोंकस है और दूसरे को लेफ्ट ब्रोंकस है। देखिए, अगर हम एक साथ दोनों को बोलेंगे तो उसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। अगर दोनों को अलग अलग बोलेंगे तो उसको हम ब्रोंकस इस तरीके से बोलते हैं, लेफ्ट ब्रोंकस या राइट ब्रोंकस। सामान्य रूप से लेफ्ट ब्रोंकी भी कह सकते हैं, नॉर्मल रूप से कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो हमारी ट्रेकिया से जो पाइप दो भागों में डिवाइड हुई, जो दोनों लंग्स में जा रही है, उसको हम ब्रोंकी कहते हैं। अब देखिए, आगे पेड़ की तरह से, अब यहाँ से देखिए, एक से आगे एक टहनी से कई और छोटी 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 बहुत सारी टहनियां निकल रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलाइसिस। और ब्रोंकियोलाइसिस के, सर सर हाँ जी, ब्रोंकियोल, हाँ जी, ब्रोंकस ब्रोंकस सिंगुलर है, ब्रोंकी प्लूरल है, और ये हो गया ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है जी। जो ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल्स आप समझ रहे हो, छोटी छोटी टहनियां हैं ये, जो ब्रोंकी के बाद में जाकर के बनी, एक बड़ी मुख्य टहनी से एक छोटी टहनी बनी हुई है। और ब्रोंकियोल्स के जो एंड में एक गुब्बारे की तरह जो बोलते हैं, अंगूर के तरह जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई को हिंदी में हम कहते हैं वायु कोश। एक्चुअल में सबसे मेन यूनिट यही होती है, जहां पर हमारे जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, कि जो हम सांस गया, सांस के साथ में जो ऑक्सीजन गई है, वो ऑक्सीजन हमारे खून में चली जाएगी, और खून से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई के जरिए हमारे नोस्ट्रिल से बाहर निकल जाएगी। तो मेन यूनिट एल्वोलाई होती है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। और जो कई बार आपने सुना होगा ना कि हमारे फेफड़ों में पानी भर जाना, इस तरीके की समस्याएं होती है, तो एक बैक्टीरिया होता है, वो इनको धीरे 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 करके खाने लगता है और उसका मल इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं कि फेफड़ों में पानी भर गया, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो सामान्य रूप से जो एल्वोलाई है, यहीं पे जो होता है हमारी गैसियस एक्सचेंज होती है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देखिए, हाँ जी, लेफ्ट ब्रोंची जो लंबी होती है, राइट ब्रोंची छोटी होती है, चौड़ी होती है, इसका मतलब क्या है?
अभी बताता हूँ, जब आप लेफ्ट और राइट लंग को पढ़ेंगे ना तभी आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अभी मैं इसके आगे स्लाइड में बताऊंगा। जो हमारा राइट लंग होता है ना वो छोटा होता है और चौड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है ना वो पतला होता है और लंबा होता है। दोनों बराबर नहीं होते हैं। देखो मैं डायग्राम से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, इसमें तो देखो इस डायग्राम में तो बराबर दिखा रखे हैं। देखिए ये जो लेफ्ट लंग हो गया ये चौड़ा होता है, और जो राइट लंग होता है वो पतला होता है और हल्का सा लंबा होता है। दिखाई दे रहा है आपको? ये राइट है जी सर। और ये लेफ्ट है। कि राइट जो है देखिए चौड़ा होता है और लेफ्ट कम चौड़ा होता है, लेकिन लेफ्ट जो है लंबा ज्यादा होता है और राइट लंबा कम होता है। और उसी के आधार पे जो लेफ्ट ब्रोंकी होती है वो लंबी होती है क्योंकि लेफ्ट लंग भी तो लंबा है, और राइट ब्रोंकी है वो छोटी होती है क्योंकि लंग भी तो छोटा है। ठीक है, अभी हम जब लंग को पढ़ेंगे ना ये आपका डाउट उस टाइम क्लियर हो जाएगा। ठीक है नीरज जी? जी भैया। ये आ गया लंग्स। हम लंग्स को देख लेते हैं। हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े, फूफस जिसको कहते हैं। लंग्स क्या होते हैं? इसकी संख्या दो होती है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। और ये जो है मीडिया स्टर्म जो होता है दोनों फेफड़ों को अलग करने वाली बीच का जो भाग होती है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि ट्रेकिया होती है, इसमें ओसोफेगस होता है, ट्रेकिया होती है, और इसके बीच में यहाँ पे हार्ट भी होता है, हमने पढ़ा था यहाँ पे। यानी कि इसके और ब्लड वेसल्स भी कई सारे यहाँ पे होती है इन दोनों फेफड़ों के बीच में। अब ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, आप इसको ध्यान देख लेना कि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें दो लोब होते हैं, और जो राइट लंग होता है तीन लोब यानी कि खंड। लोब को बोलते हैं खंड यानी कि भाग। दिखाई दे रहा है आपको ये? देखिए मैं अगर डायग्राम बना दूं, ये है वन, एक लोब, दो लोब और तीन लोब। तीन पार्ट हो गए ना। अब और लेफ्ट लंग के एक पार्ट और नीचे ये रहा दूसरा पार्ट, तो इसके दो पार्ट होते हैं और इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, और क्योंकि सर एक देखिए, क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। सर ये जो लोब्स होते हैं वो जैसे तीन लोब्स हैं तो लेकिन एक आपस में कनेक्ट किसके थ्रू रहते हैं? अगर कनेक्ट होते पार्ट हैं, अलग हो अभी गया। बताऊंगा, वेट करो। बाहर एक, जैसे कि हमने हार्ट में पढ़ा था ना, हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना, इसी प्रकार बाहर यहाँ पे प्लूरा होता है। और जो प्लूरा होता है ना उसको दो भागों में बांटते हैं, विजरल और पेराइटल। जो विजरल होता है अंदर की तरफ वो यहाँ पे उसी की लेयर होती है जो इनको उनके बीच में जो इनको डिवाइड करती है। अभी इसका डायग्राम आगे मैं आपको दिखाऊंगा जब प्लूरा जब हम पढ़ेंगे तो। ठीक है, वही इनके बीच में होती है जो इनको आपस में फ्रिक्शन होने से बचाती है। जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था ना, हार्ट को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करना, हार्ट को फ्रिक्शन से बचाना, इंजरी से बचाना, इस टाइप की। इसी प्रकार प्लूरा का भी वही वर्क होता है सेम। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का वर्क था वही सेम यहाँ पे प्लूरा का वर्क होता है कि बाहर से इसको चोट न लगाना। लंग्स भी तो छोटे बड़े हो रहे हैं, सांस हम लेते हैं तो लंग्स बड़े हो जाते हैं, तो बार बार वो चीज बड़ी हो रही है तो आपस में घिस जाएगी वो। तो वो घिसने से रोकने के लिए बीच में फ्लूइड होता है जिससे लंग्स को नुकसान नहीं होता। किसी ने छाती पे मुक्का मार दिया तो डायरेक्ट ही है तो मुक्का हमारी छाती पे फेफड़ों के आर पार हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है जल्दी से, क्योंकि पहले तो बाहर की मसल्स उसको रोकेंगी, बोन्स उसको रोकेंगी, उसके बाद में अंदर ही फ्लूइड उसको रोकेगा। जब बहुत ज्यादा हैवी इंजरी होगी तब उस फ्लूइड को क्रॉस करके उसके बाद में हमारे लंग को नुकसान पहुंचता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि जो हमारा बाया फेफड़ा होता है लेफ्ट लंग, उसके दो भाग होते हैं, और जो दाया फेफड़ा होता है राइट लंग, उसके तीन भाग में उसको हम डिवाइड करते हैं। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इसकी प्रोटेक्शन जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। एक पेपर में आ चुका है प्लूरा। प्लूरा कहाँ पे होती है? इस तरीके से पेपर में आया था कि प्लूरा फेफड़ों के बाहर होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि CSF कहाँ पे होता है? बताओ माइक खोल के, CSF कहाँ पर होता है कोई? और उसकी स्पाइन में फुल होता है फॉर्म सर। क्या होती है? फ्लूइड होता है भैया उसमें, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल। वेरी गुड।
इसी प्रकार याद करना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, जो हमारी सेरिब्रल पार्ट में होता है और स्पाइन के भाग में होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पेरिकार्डल फ्लूइड जो हमारे हार्ट के चारों तरफ होता है, प्लूरा जो हमारे लंग्स के चारों तरफ होता है, ठीक है। जब ये प्लूरा, जैसे हमने वहां पे पढ़ी थी ना, याद है आपको? बताओ, जब CFC ज्यादा बढ़ जाता है तो एक प्रॉब्लम हुई थी हमारे ब्रेन में, उस प्रॉब्लम का क्या नाम था? स्वेलिंग होती है इसमें, स्वेलिंग आती है और मेनिंजाइटिस। याद आया? ब्रेन की लेयर को हमने मेनिंजिस बोला था। जब उसमें यस CSF भैया, बढ़ जाता है तो मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है और लंबर पंचर करके CSF को बाहर निकाल देते हैं डॉक्टर, जिससे उस प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। ठीक इसी प्रकार जब लंग्स के जो बाहर जो प्लूरा जो फ्लूइड होता है, जब इसकी अवस्था सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। देखिए, कम हो जाएगी तो हमारे लंग्स को आपस में फ्रिक्शन होकर आपस में ही लंग्स का नुकसान हो जाएगा। अगर बढ़ गया है फ्लूइड, बढ़ गया तो बढ़ने से सूजन आ जाएगी, ठीक है, और इसको हम प्लूरेसी नामक रोग, इसको प्लूरेसी डिजीज इसमें हो जाती है, क्योंकि प्लूरा जो फ्लूइड की वजह से हुआ, इसलिए इसको प्लूरेसी कहते हैं। देखिए, जो लंग्स हैं, दोनों लंग्स में डिफरेंस आप देखिए कि राइट लंग में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट लंग में क्या डिफरेंस है। सामान्य रूप से लंग का वेट होता है लगभग 1 किलो 300 ग्राम एवरेजली, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है बॉडी शेप के अकॉर्डिंग और जेंडर के अकॉर्डिंग। जो कौन शेप का होता है दिख रहा है ना आपको, कौन तीखा सा है, यहाँ पे भी देखो तीखापन सा है, तो इसको हम बोलते थे रफली कौन शेप का होता है। और ये स्पॉन्जी है, क्योंकि जैसे कि स्पॉन्जी, आपने गद्दी को देखा है ना, गद्दी स्पॉन्जी होती है, उसमें पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी फिर भी उतनी ही रहेगी, पानी को निकाल देंगे फिर भी वो ऐसी रहेगी। ऐसे ही हमारे लंग्स होते हैं, ये एयर को एब्जॉर्ब करते हैं और एयर को खोलते हैं, इसमें एयर भरी रहती है हमारे फेफड़ों के अंदर। और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखिए, ये जो ट्रेकिया के ऊपर हमने पढ़ा था, नोज वाला एरिया, फेरिंग्स और लैरिंग्स, इसको हम बोलते हैं अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकोलाइसिस, लंग्स, एल्वोलाई, प्लूरा। ये जो चीजें हैं ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत आती है। अब जो हमारा राइट लंग यानी कि दाया फेफड़ा और लेफ्ट लंग यानी कि बाया फेफड़ा, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। अभी हमने पढ़ा था राइट लंग में 3 लोब होते हैं, 3 भागों में बटा होता है, और जो बाया फेफड़ा है वो 2 भागों में बटा होता है। अब जो राइट लंग होता है वो 450 ग्राम का होता है, ये भारी होता है। देखिए, लेफ्ट के मुकाबले हैवियर होता है ये 450, क्योंकि इसमें 3 खंड भी तो है नहीं, इसे देखो ना ऑटोमेटिक ही जिसके 3 भाग होंगे वो बड़ा होगा। 450 ग्राम लगभग इसका वेट होता है। और जो लेफ्ट लंग होता है राइट के मुकाबले हल्का होता है और इसका वेट लगभग 400 ग्राम होता है, 400 ग्राम होता है। और शॉर्टर होता है, मतलब कि ये छोटा होता है, अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ना, छोटा होगा और चौड़ा होगा। देखिए, ये फेफड़ा हो गया, ये हमारा राइट लंग हो गया, और ये मैंने बना दिया कि ये हमारा लेफ्ट लंग हो गया, ठीक है, ये प्रॉपर मैंने बना दिया है स्ट्रक्चर। ये राइट लंग हो गया और ये लेफ्ट। देख रहे आपको, राइट लंग जो है चौड़ाई में ज्यादा है और लेंथ में कम है लेफ्ट के मुकाबले, लेकिन जो लेफ्ट लंग है ये लेंथ में लंबा है और चौड़ाई में पतला है, छोटा है, कम चौड़ा है। ये क्यों चौड़ा है, कोई मुझे बताएगा? लेफ्ट लंग क्यों छोटा हुआ और इसके लोग कम क्यों हुए? यहाँ पर हार्ट होता है इसीलिए। हार्ट की वेरी गुड। हार्ट की वजह आपने से। देखा पढ़ा होगा ना, यहाँ पर हार्ट होता है और हार्ट हल्का सा लेफ्ट साइड में खिसका हुआ होता है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, हल्का सा लेफ्ट साइड में होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड है ये। तो हार्ट को स्पेस देने के लिए ये लंग्स छोटा होता है, इसीलिए इसके 2
भाग होते हैं और राइट में, जबकि हार्ट नहीं होता इसलिए इसका साइज पूरा होता है, इसलिए राइट लंग बड़ा होता है। देखिए लॉन्गर यानी कि लंबा और हैवियर यानी कि भारी। और ये आप खाली नाम पढ़ लेंगे इसके। टू फेसिस, फेसिस यानी कि इसको बोलते हैं कि बीच के जो जोड़ है ना, ये रे, एक जोड़ और दो जोड़, ये टू फेसिस होते हैं और इसमें सिर्फ एक ही होता है, ये वाला सिंपल। कार्डियक नोच होते हैं क्योंकि हार्ट होता है इसमें, लेफ्ट में राइट में नहीं होते ऐसा कुछ भी, ठीक है। इसके तीन लोबों के नाम हो गए सुपरनल, मिडल, कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं आगे पिक्चर से बताऊंगा। सर सुपीरियर होगा। हाँ सुपीरियर होना चाहिए, ये रहा, देख रहा आपको, सुपीरियर होना चाहिए, वो सुपरर कुछ गलत था, टाइपिंग हो जाती है कई बार। सुपीरियर लोब और मिडल लोब और जो सबसे नीचे का लोब होता है इंफीरियर लोब। तीन लोब जो हमारे राइट लंग में होते हैं, और लेफ्ट लंग में सिर्फ सुपीरियर और इंफीरियर, सिर्फ दो लोब होते हैं, ठीक है। ये हो गया लंग्स, हम आगे बढ़ते हैं। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, ध्यान दे लेंगे कि रेस्पिरेशन के लिए तीन, देखिए तीन तीन का फार्मूला चलता आ रहा है। किडनी में हमने पढ़ा 3 लेयर, हार्ट में पढ़ा 3, ब्रेन में पढ़ा 3, अब रेस्पिरेशन में भी आ गया 3। तो कितने चिट्ठे बन गए, सब में 3 3 3 आ रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल मसल्स और डायाफ्राम। और ध्यान रखना अगर ऑप्शन में 3 ना हो ना और 2 हो तो आप 2 लगाओगे, 4 मत लगा देना। अगर ऑप्शन में 3 है तो आप 3 लगाना। 3 बाय चांस नहीं दिया तो कई बार इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल को एक मान लेते हैं, तो उस आधार पे तो 2 मसल्स होती हैं। अगर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं तो उस आधार पे 3 मसल होती है। इसलिए अपना कंसेप्ट आप क्लियर रखना। देखिए इंटरकोस्टल हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे कार्टिलेज होता है और जो हमारी रिब्स होती हैं, आपको दिख रहा है, देखिए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हमारी रिब्स के बीच में ये जो यहाँ पे मसल्स होती हैं उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। एक्चुअल में इनके अंदर ही मूवमेंट होती है, हमें लगता है कि हमारी रिब्स में मूवमेंट हो रही है, जबकि रिब्स में नहीं होती है, वो हमारी मसल्स के अंतर्गत होती है। और इनके अंदर वाली जगह में जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए ये रहा इंटरनल इंटरकोस्टल, यानी कि बाहर है उसको तो एक्सटर्नल बोला है, बाहर के जो भीतर की तरफ है उसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और डायफ्राम का तो हम पता ही है, इसमें तो नहीं दिया, मैं बना देता हूँ। डायफ्राम यहाँ पे होता है, इसके जस्ट नीचे होता है डायफ्राम। डायफ्राम को मैंने डी से मेंशन कर दिया, ठीक है। 3 लेग मसल्स हमारे जो है रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इन्हीं के अंदर मूवमेंट होती है, जिसमें हम बोलते हैं कि छाती बाहर आ रही है, पेट बाहर फूल रहा है, पेट अंदर जा रहा है, लंग्स सिकुड़ रहे हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज में भी यूज करते हैं कि हम वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, हमारी इंटरकोस्टल मसल्स, हमारी एक्सटर्नल मसल्स एक्सपेंड होती है। जब हम वापस हाथों को ले आएंगे तो हमारी ये मसल्स रिलैक्स होती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम मेडिकल लैंग्वेज में एक्सरसाइज के दौरान इन लैंग्वेज को हम यूज करते हैं। इन्वायरमेंट में भी हमने देखा कि वायु जो बाहर की तरफ होती है, और आजकल तो ये स्तर गिरता जा रहा है, तभी तो हमारी हेल्थ भी गिरती जा रही है, लेकिन सामान्य जो हमने है उसी को ही लिया है अभी यहाँ पे। नाइट्रोजन लगभग 79% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होते हैं। ये डायरेक्ट इतने कितने हमारे जो है इनहेल के जरिए जब हम सांस भरते हैं ये हमारे अंदर आती है। और कई बार एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, कई जगह ऑक्सीजन ज्यादा होती है, कई जगह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये ऑक्सीजन का जो लेवल है हमारे अंदर जाएगा या कम जाएगा या अशुद्ध वायु जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि
प्राणायाम का अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो, तो साफ सुथरी जगह पे करो जहां पे प्राकृतिक वातावरण हो। क्यों? उसका अभी आप साइंटिफिकली मेथड अभी मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी। जब बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का लेवल हमारे अंदर बढ़ जाता है। वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करती है। बाहर वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन है, ऑटोमेटिक हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाएगा। बाहर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी है, ऑटोमेटिक हम कितने आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो जा ही नहीं सकती जब तक बाहर ही ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए एनवायरनमेंट स्वच्छ होना चाहिए जहां पे आप योगाभ्यास करो। जब हम एक्सहेल करते हैं, एक बात नोट किया, देखिए इनहेल के दौरान नाइट्रोजन भी अंदर गई है, खाली ऑक्सीजन नहीं जाती इनहेल में, उसके साथ में नाइट्रोजन भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, और इसके अलावा और भी कई गैसें हैं, और जल वाष्प यानी कि वेपर्स, जो पानी की जो भाप होती है ना, वो भी कुछ मात्रा में पानी अंदर जाता है हमारी जब हम इनहेल करते हैं तो। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो देखो 79% नाइट्रोजन अंदर गई थी, उतनी ही मात्रा में लगभग 79% बाहर आ जाती है, मतलब कि अंदर नहीं जाती नाइट्रोजन। ऑक्सीजन देखो अंदर गई थी 21% और बाहर आई है 16%। 5% कहाँ गई? जल्दी बता माइक खोल के, 5% कहाँ गई? ब्लड में बॉडी में गई सर्कुलेट सर, होने ब्लड में। के अंदर हीमोग्लोबिन की वेरी गुड। साथ। बाहर से 21% हमारे फेफड़ों में गई, अब वो 5% खून में मिल गई। अब वापिस जब बाहर निकली तो 16% निकली। अब देखो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई थी 0.04%, और जब हमने एक्सहेल किया तो बढ़ के आ गई। बढ़ के क्यों आई? क्योंकि ब्लड से जो ब्लड जो में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड है वो वो बाहर आई, ऑक्सीजन अंदर चली गई, इसीलिए बाहर आई कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। और देखिए ऑक्सीजन भी आ रही है बाहर, खाली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही है। ये डाउट मेरे मन में था, एक बार मैं बहुत सोचता था इसके ऊपर कि आपने देखा होगा ना, जब कोई आदमी पानी में डूब जाता है, और पानी में डूबने के बाद में आपस में जो डूबा हुआ पर्सन वो बेहोश हो जाता है, तो कोई दूसरा पर्सन होता है उसको मुंह के जरिए उसको सांस देता है। तो मैं बड़ा सोचता था कि यार मुंह के जरिए तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो सामने वाले को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? तो ये मेरा आज अभी आपके सामने डाउट क्लियर हुआ है बेटे। बेटे देखिए एक्सहेल में ऑक्सीजन भी जा रही है, चाहे कम जा रही है, लेकिन एक्सहेल में ऑक्सीजन भी जाती है। इसीलिए जो पर्सन जो पानी में डूब गया है उसके लिप को टच करके जो हम धक्का से जोर से हवा डालते हैं ना, और फिर बाद में वो होश में भी आ जाता है, तो मतलब कि ऑक्सीजन हम जबरदस्ती उसके अंदर डालते हैं। एक्सहेल के जरिए भी ऑक्सीजन निकलती है, कम निकलती है लेकिन निकलती है। इंटरनल रिस्पिरेशन हमने पढ़ा था ना, दो तरीके के रिस्पिरेशन होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब हम एक एक को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि कुछ ऑक्सीजन रक्त प्लाज्मा में घुल जाती है और शेष हीमोग्लोबिन से होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बनती है। देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहले क्या था, मैं डायग्राम बना देता हूं, साथ साथ में आप समझते जाओगे। मैंने ये इसको एक गाड़ी की तरह बना दिया, ये है हीमोग्लोबिन H। अब इसके ऊपर पहले CO2 बैठा हुआ था, ठीक है, CO2 बैठा हुआ था, और यहाँ पे जो हमारे लंग्स से, यहाँ से एल्वोलाई से आई ऑक्सीजन, CO2 चली गई, और यहाँ से जो O2 है वो यहाँ पे आ गई। अब जो है ये जो आगे जो हीमोग्लोबिन हुआ, अब CO2 इसकी सवारी तो उतर गई और O2 इसके ऊपर बैठ गई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन का आ जाना, ठीक है। और ये कब होता है? देखो ये कौन सी वेन में होता है ये? क्या जी? समझ नहीं, बताता हूँ, मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं पूरा, आप समझने की कोशिश करना। ये है हमारा लंग, फेफड़ा, ठीक है, और ये है हमारा हार्ट।
हार्ट के 4 चैम्बर हमने पढ़े थे, ये आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, जो हमारे लंग्स में जाती है, पल्मोनरी आर्टरी। और लंग्स से जो वेन निकल के आती है उसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन। इतना क्लियर हुआ नीरज जी आपको? ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये पल्मोनरी वेन है। अभी इसमें बताओ, पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है? अशुद्ध। अशुद्ध होता है सर, इसमें अशुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और पल्मोनरी वेन को इसके अंदर होता है शुद्ध रक्त, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ में कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने पहले फिगर से दिखाया था, ध्यान आया? ये था पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो खून है, हीमोग्लोबिन के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन आ गया? ये रहा। अब कार्बन डाइऑक्साइड हट गया और ऑक्सीजन ऐड हो गई। अब क्लियर हुआ आपको? ये जो डायग्राम मैंने बताया था, खोल के बताया आपको। ये सब हार्ट के पास ही हो रहा है, क्योंकि ये जो आर्टरी है दो, ये दोनों हार्ट के पास ही होती है, बस पल्मोनरी आर्टरी और जो पल्मोनरी वेन होती है। पास तो होती है, लेकिन होती तो लंग्स से होती हुई जाती है ना, ठीक है। हार्ट तो मोटर का काम कर रहा है सिर्फ, बाकी मैं आंसर आपको लास्ट में करूंगा। अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है, आगे हम बढ़ते हैं। कि देखिए, इंटरनल हमने पढ़ा था ना, 2 तरीके की रिस्पिरेशन है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो रिस्पिरेशन हो रहा है वो हमारी एल्वोलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है, एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में। यहाँ पे मैं इसी डायग्राम को और बड़ा कर देता हूं। देखिए, यहाँ पे एल्वोलाई है, एक तो रिस्पिरेशन यहाँ पे होगा कि बाहर की ऑक्सीजन आ जाएगी यहाँ पे और यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चली जाएगी। इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, ई से मैंने मेंशन कर दिया। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से अरोटा से गई शरीर में, और इसको मैंने यहाँ पे बॉडी बोल दिया, ठीक है। ये बॉडी यानी कि पूरे शरीर में जा रहा है। अब यहाँ से ये ब्लड जाएगा ये राइट एट्रियम। इस प्रकार ये सर्कुलेशन मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से हार्ट में ये होता है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर शुद्ध रक्त है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक्सचेंज होता है ना, कि यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगी और CO2 इसमें आ जाएगी। ये जो इंटरनल अंदर हो रहा है शरीर को, शरीर के अंदर जो गैसीय जो है एक्सचेंज हो रही है, इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। इसलिए हमने बोला था, कल भावना जी ने गलत बताया था सेम यही क्वेश्चन, कि इंटरनल रिस्पिरेशन जो होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, और जो एक्सटर्नल जो रिस्पिरेशन होता है वो ब्लड और एल्वोलाई के बीच में होता है। बहुत मेजर क्वेश्चन है, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। बताओ किसी को दिक्कत हो तो यहाँ पे इंटरनल रिस्पिरेशन में और एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में। समझ आया होगा सभी को इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है ये पॉइंट रिपीट। ठीक है, एक्सटर्नल बाहर और इंटरनल अंदर। एक्सटर्नल को हम हिंदी में कहते हैं बाह्य श्वसन और इंटरनल को हिंदी में कहते हैं आंतरिक श्वसन, अंतः श्वसन, ठीक है। अब श्वसन दर मतलब कि सांस कितने बार लेते हैं एडल्ट यानी कि बड़ों में। जैसे कि अभी आप सभी लोग बड़े हो चुके हो, आपकी जो सांस लेने की जो संख्या है 1 मिनट में लगभग 16 से 20 बार आप सांस लेते हो। वो अलग बात है, आपने प्राणायाम पे सिद्धि पाई है और आपने 16 से 20 को करके 10, 12, 8 पे आप ले आए हो, वो अलग विषय है। लेकिन सामान्य रूप से जो एडल्ट यानी कि बड़ों के अंदर 16 से 20 श्वास की संख्या होती है। और बच्चों में रिस्पिरेशन ज्यादा होता है। देखना कि बच्चे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, लगभग 25 से 40 बार बच्चे सांस लेते हैं। और इसके अलावा हमारा फिजिकल वर्क, हमारा जेंडर, इसके अकॉर्डिंग भी
जो है रिस्पिरेशन कम या ज्यादा होती है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा श्वसन दर कुछ अधिक होती है, मतलब कि जेंट्स के मुकाबले लेडीज ज्यादा सांस लेती है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लेडीज में जनरली जेंट्स के मुकाबले ऑर्गन छोटे होते हैं। तो सामान्य रूप से फेफड़े भी छोटे होंगे। फेफड़े छोटे होंगे तो शरीर की डिमांड को पूरा करने के लिए, और ज्यादा मेल के मुकाबले ज्यादा एक्टिविटी फीमेल के अंतर्गत होती है। हार्मोन्स का भी एक्सचेंज और भी बहुत सारे जो इंटरनल अंदर से जो चेंजिंग होते हैं, लेडीज में ज्यादा ये चीजें एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए। तो इसीलिए उन सेल्स की डिमांड को पूरा करने के लिए लेडीज में जेंट्स के मुकाबले ज्यादा जल्दी जल्दी लेडीज सांस लेती हैं। और जब आपने देखा होगा, आप जब स्टेज चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हो, या कोई वेट आपने उठा लिया, कोई भारी दौड़ते हो आप, एक्सरसाइज तेजी तेजी किया, तो आपका सांस फूलने लग जाता है। तो उस टाइम भी हमारी जो रिस्पिरेशन रेट है वो बढ़ जाती है। और घेरन संहिता में तो वर्णन में मिलता है कि जब हम गाते हैं तो शायद 16, जब हम चलते हैं 24, व्यायाम करते हैं व्यायाम में 30 से ज्यादा बताया था, और सामान्य मैथुन में 30। वहां पे घेरन संहिता में और अच्छे से स्पष्ट इसको बताया गया है। लेकिन सामान्य रूप से आप देख लीजिए, जब ज्यादा फिजिकल वर्क होगा तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर की जो मसल्स हैं उनको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क करने के लिए उनको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, और हमारे सेल्स का जो एनर्जी का जो सोर्स है वो ऑक्सीजन है। इसीलिए ऑटोमेटिक जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और ऑटोमेटिक हमारी जो रिस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाती है, जिससे सेल्स को ऑक्सीजन अच्छी से मिल जाती है। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ अभी? हाँ, इसी विषय का हुआ तो पूछ लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कहते हैं रेस्पिरेटरी रेट जैसे इंक्रीज होता है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है, एम आई राइट? ये हाँ, होता है, है ना? दोनों एक साथ ही, तो क्योंकि इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है दोनों के टाइम, तभी दोनों चीज बढ़ेंगी। ठीक है, हार्ट रेट जैसे बढ़ा तो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड प्रेशर है, वो भी इंक्रीज करना चाहिए। हाँ, करता है। तो जनरली देखा जाता है कि फीमेल में ब्लड प्रेशर लो होता है। अगर यहाँ पे इस कथन को देखें कि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा श्वसन दर अधिक होता है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर लॉजिक तो आपने लेडीज बहुत में अच्छा लगाया है, लॉजिक तो बहुत अच्छा लगाया है, लेकिन आपने सिर्फ एक पक्ष को देखा है। इसके अलावा और पक्ष भी आप देखिए। बीपी बढ़ने के और बीपी कम होने के खाली रिस्पिरेशन एक ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इसके अलावा मेंटल एक्टिविटी, ब्लड वेसल्स, हार्मोनल चेंज और भी बहुत सारे, और कोलेस्ट्रॉल, इन चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसकी वजह से बीपी कम या ज्यादा होता है। खाली एक मेथड आप इस मत लगाइए। अच्छा, ठीक। और वैसे भी आप देख लेना, वो बीपी जो लो होता है लड़कियों को होता है, लेकिन बहुत सारे लेडीज को बीपी हाई की समस्या भी होती है। ठीक है, हाँ वो हाँ, अलग अलग प्रॉब्लम्स में वो अलग होती है। ठीक है? सामान्यता हमने कहा जी। हाँ, सामान आपका लॉजिक बिल्कुल सही गया, बहुत अच्छा आपने सोचा है, और ऐसे क्वेश्चन मेरे मन में भी बहुत आते हैं, वो पूछने भी चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप दिमाग खोल के आप बैठे हो यहाँ पे, बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं, ये बता दिया मैंने। हाँ, जब हम बोलते हैं ना कि कोई किसी आदमी का बीपी बढ़ गया एक्सरसाइज करते हुए, बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट को आप शवासन करा दो, योग निद्रा करा दो, ध्यान करा दो, प्राणायाम करा दो। क्यों करा दो? क्योंकि जब हम देखते हैं ना, जब हम रिलैक्स करते हैं तो हमारी सांस ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाती है। और हम बोलते भी हैं, जब हम गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन, गत्यात्मक हलासन, यानी कि तेजी से जो एक्सरसाइज करते हैं, इंजन दौड़ करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं रिलैक्स करो। क्यों करो भैया रिलैक्स? क्योंकि फास्ट एक्सरसाइज करने से हमारी जो है ब्रीदिंग जो रेट होती है सांस लेने की बढ़ जाती है, उसको रिलैक्स करने के लिए, ताकि शरीर की जो और ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए रिलैक्सेशन आसन किए जाते हैं, और उनका मेन मोटिव यही होता है कि जो
श्वसन दर जो बढ़ गई है वो वापस सामान्य हो जाए। इसीलिए रिलैक्सेशन आसनों को हमेशा ही जो हम फास्ट एक्सरसाइज के तुरंत बाद करते हैं। कहीं है हमारे पास है अभी थोड़ा सा, ये और करा देता हूँ, कल ये कंप्लीट कर लेंगे हम इस टॉपिक को। फेफड़ों की कुल वायु धारिता लगभग मेल के अंदर, ये कुछ अलग अलग यहाँ पे भिन्नता है, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज इस टॉपिक में, क्योंकि एक ही बुक में बहुत सारी धारिता बताई गई है, लेकिन सामान्य रूप से ये होती है। नहीं, कुछ गड़बड़ है, ये टॉपिक आप इसको छोड़ देना, क्योंकि मैं खुद इसमें डाउट में हूँ। ठीक है, आप इस टॉपिक को अभी मत पढ़ना, क्योंकि 600 और 4200 कुछ अलग है, अजीब सा लग रहा है। तो रिस्पिरेटरी यूनिट ये मैं कल पढ़ाऊंगा एक साथ, इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ा देता हूँ, ये बहुत जरूरी है और हमारे सिलेबस के लिए पर्पज से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, मतलब कि जो हमारा श्वसनीय जो नाल है, नली है, श्वसनीय नली में नाक आती है, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकलाइस, एल्वोलाई, इनका काम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज, तभी तो लंग्स हैं, क्योंकि लंग्स में क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज होता है। गैस एक्सचेंज करने के लिए तो फेफड़ों का है ये। और वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, देखिए वार्मिंग मतलब कि बाहर की ठंडी हवा को गर्म बनाना। जब हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे नाक का सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। अगर बाहर से सर्दी में अगर सांस जाएगी तो ऑटोमेटिक नाक जो होगी उसको गर्म कर देगी, फिर वो गर्म वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। अगर गर्मी में जब हम सांस लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो बाहर की ठंडी गर्म वायु हमारे एकदम से गर्म वो हमारे फेफड़ों में ना जाए, तो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, उसको ठंडक प्रोवाइड कराती है। और एक मेरे से कल क्वेश्चन पूछा था किसी ने, एमए फर्स्ट ईयर का फोन आया था, राहुल का। क्वेश्चन उसका ये था कि भस्त्रिका प्राणायाम को कब करना चाहिए। ये क्वेश्चन दिया था कि कौन सी ऋतु में करना चाहिए। इसका आंसर इसी के अंदर है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसी टॉपिक के अंतर्गत है। बताओ कौन बताएगा? जो मैंने अभी बताई है ये बात। विंटर में करना चाहिए। अच्छा, दिसंबर में कर लें? नहीं, मैंने बोला बेस्ट बोला है, मैंने बेस्ट बेस्ट भैया ऋतु कौन सी होती है? बसंत सीजन में। सर वेरी गुड। नवंबर के मंथ में जब ठीक होगा, बसंत जब और शरद में। सर्दी की शुरुआत ही हो रही होती है तब। बसंत और शरद ऋतु ग्रहण संहिता में भी तो यूज किया जाता है ना। इन दो ऋतु में योगाभ्यास शुरू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भैया? यही क्यों, बसंती क्यों, शरदी क्यों? क्योंकि ये ऐसी ऋतु होती है ना वातावरण में गर्मी होती है ना ठंडक होती है। अगर हम मान लें जून के महीने में बैठ के भस्त्रिका प्राणायाम हम फोर्सफुली सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे, क्या होगा? बाहर की गर्म हवा अंदर जाएगी और म्यूकस मेम्ब्रेन भी कब तक उसको ठंडा करेगी, क्योंकि उसकी ड्राइनेस इतनी ज्यादा है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी सूखने लगेगी, नचकीरी बहने लगेगी हमारे नाक से, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए गर्मियों में भी कम करना चाहिए। और सर्दी में इसका जस्ट उल्टा, बाहर इन्वायरमेंट में कोहरा छाया हुआ है, ठंड छाई हुई है, हवा ठंडी है, और वहां पे हम लगे फोर्सफुली इनहेल एक्सहेल करने, तो म्यूकस मेम्ब्रेन कब तक उसको गर्म करेगी? ये अपना हाथ उठा देगी, खुद ही जम जाएगी, क्योंकि बाहर की हवा इतनी ठंडी है। तो कफ ठीक होने के बजाय कफ और बढ़ जाएगा। इसीलिए अलग अलग सीजन में भस्त्रिका प्राणायाम या जो इन टेक्निक्स को भी बदल दिया जाता है। हर सीजन में एक टेक्निक से प्रैक्टिस नहीं की जाती। उसका रीजन ये है, आपको समझ आया होगा क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हम बोलते हैं हर एक्सरसाइज को समय परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं हर एक्सरसाइज। तो मैंने भस्त्रिका से आपको समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके से इसी मेथड को आप और एक्सरसाइज में भी आप लगाइए। सर भस्त्रिका प्राणायाम को हम इसके टेक्निक कैसे बदल सकते हैं ऋतु के अनुसार? देखिए भस्त्रिका कैसे करते हैं, सामान्य रूप से ये सामान्य है। अब मान लीजिए बाहर बहुत सर्दी है तो हम फिर करेंगे,
आराम से कर देंगे। जहां हम 1 सेकंड में 5 बार इनहेल एक्सेल कर रहे थे, वहां हम 1 सेकंड में 2 बार कर देंगे। और दिक्कत हो रही है, 1 बार कर देंगे। जैसे कपालभाति को बोलते हैं ना कि हाई बीपी वाले कपालभाति कैसे करेंगे, आराम से करेंगे, बीच में 2-3 सेकंड का गैप देके करेंगे, उस तरीके से करेंगे तो उनको बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन सामान्य अवस्था में जो हमने टीचिंग मेथड बुक्स में पढ़ा था, बताओ टीचिंग मेथड बुक्स में मैंने स्पेशली बोला था, उसमें क्या बताया है, कितनी बार 1 मिनट में एक्सेलेशन की जाती है कपालभाति में, किसी को याद है तो बताओ। सर 120 मिनट बताया था उसमें। 120 वेरी गुड, परफेक्ट। टीचिंग मेथड में बताया है कि 1 मिनट में 120 बार एक्सेलेशन किया जाता है कपालभाति में, इनहेलेशन एक्सेलेशन। तो वो सामान्य है, लेकिन प्रॉब्लम होगी तो 120 की जगह 60 कर देंगे, 50 कर देंगे, और भी बहुत ज्यादा हाई बीपी है तो 30-40 इस प्रकार कर देंगे। तो हो गया ना, समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन। और बहुत ज्यादा प्रैक्टिशियन है, अभ्यासी है, तो वो 120 क्या, वो 200 भी कर लेगा, है, ठीक है। तो टाइम लग रहा है मुझे, काफी ज्यादा हो गया, तो इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा। देखिए पॉइंट में जान के क्यों बड़ा कर रहा हूँ, क्यों मैं योग के साथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप सभी योगा टीचर हो, और ये पॉइंट आपके क्लियर होंगे तो योगा थेरेपी आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। उसमें फिर मेरी मेहनत कम हो जाएगी योगा थेरेपी में, अगर आप इन्हीं चीजों को यहीं पे समझ जाओगे तो। आशा है कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, कब तेज करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ठीक है। कल हम और एडवांस पढ़ेंगे, जो प्राणायाम के बहुत रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम अंदर की गैसेस सेक्शन जब हम कल स्टडी करेंगे कि कपालभाति का क्यों, क्या इफेक्ट पड़ता है, भस्त्रिका का इफेक्ट पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल क्यों बढ़ता है, कब बढ़ता है, डिफ्यूजन में कल हम स्टडी करेंगे इसको, ठीक है। आज का टॉपिक आपको जी क्लियर सर। हुआ होगा, मैसेज करके बताएं किसी को कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सभी तैयार हो, मैसेज करके बताएंगे क्वेश्चनिंग के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे सबसे पहले बताएंगी, कौन बताएंगी, भावना चौधरी डीएसवीवी। आप मुझे बताएंगी रिस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। नहीं है, हाँ बताइए बताइए, नाम पूरा सर ट्रैक स्टार्टिंग से एंडिंग तक ये बताइए। सर मैंने कल वाली क्लासेस करी नहीं है 2 दिन से, तो स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मतलब जितना मुझे पता है 10% कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब वो सिस्टम है हमारी, वो भी हम मतलब इनहेल एक्सेल, और हमारा पूरा जो सेशन वाला पोर्शन है हमारी बॉडी तो वो हमारा रेस्पिरेटरी की रहता है, और हमारे नेजल कैविटी और हमारा मतलब ये लैरिंग्स फेरिंग्स और ट्रैक और हमारे पास होते हैं वो सब कुछ, ब्रैंकी ब्रोंकोल्स एल्वियोलाई, और यही ये है, सब बिल्कुल बताया भावना इन जी, सबकी यही अलग। आंसर है, बिल्कुल ठीक आंसर दिया, यही मैं पूछना चाह रहा था, करेक्ट है आपका आंसर, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन मेरा मोहित जी से, मोहित पाल जी, मुझे बताएंगे नेजल कैविटी के कितने पार्ट अंदर होते हैं और उसमें कौन सी नर्व होते हैं। नेजल कैविटी के अंदर नर्व जो होती है वो आपकी ओल्फैक्टरी नर्व होती है, और इसके कि, ये होते हैं 3 पार्ट होते हैं इसके, इंटीरियर, मिडल और सुपीरियर। इंफीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर होना चाहिए ना, हाँ इंटीरियर भी ठीक है, चलो हाँ बोलिए हाँ आगे, ठीक है, इंफीरियर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। और अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे अनुज बंगाली जी मुझे बताएंगे लैरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं, ग्रसनी के कितने भागों में ग्रसनी को बांटा गया है। बाकी लोग मैसेज से देखिए, मैं मैसेज भी रीड कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा मैसेज मैं देखता हूँ, मीनाक्षी जी सबसे आगे रहती है मैसेज में। मैं बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये मत समझो मैं रीड नहीं कर रहा, मैं सबके मैसेज देख रहा हूँ, कौन मैसेज करता है कौन नहीं करता।
प्रिया शर्मा, प्रिया शर्मा जी, आप मुझे बताएं लैरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? अरे प्रिया जी, आप तो वही हो जो आज ही पहली बार ऐड हुए हो। जी सर। बताओ, चलो पहले दिन नंबर आ गया आपका तो बताओ। सर दो तीन पार्ट होते हैं इसके, मतलब नाम सर बताइए। ऐसा नाम पता नहीं है मुझे, लेकिन स्ट्रक्चर वैसे याद आ रहा है कि 3 पार्ट में नीचे डिवाइड होता है। सर अभी नहीं हम्म। पता। मैसेज देखकर मैं पढ़ सकती हूँ, सब कर रहे हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स। और तीसरा आधा मैसेज आ रहा है, बताओ लैरिंगोफेरेंस। लेरो। लैरिंगो सर नहीं है, फेरिंग्स। प्रोनाउंस ही नहीं आ रहा ये। नहीं नहीं, ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगो फेरिंग्स, ठीक है प्रिया जी। अच्छे से मैसेज पढ़ो, में लैरिंगोफेरिंक्स। यहाँ पे शॉर्ट सबका शॉर्ट नंबर फॉर्म आता लिखते हैं है। ना, इसलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। आप अभी से तैयारी कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आपका जरूर निकल जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कुंदन कुमार जी से। कुंदन कुमार जी मुझे बताएंगे कि जो मैंने फेरिंग्स पूछ लिया, लैरिंग्स है मेरा क्वेश्चन है, लैरिंग्स के कितने पार्ट होते हैं? और सॉरी, लैरिंग्स को किस और नाम से हम जानते हैं, उसका क्या काम होता है? ये इसमें सौर यंत्र होता है ना, इसमें एडम्स एप्पल के नाम वेरी गुड, से बहुत जानते हैं। बढ़िया। और चलिए। अगला मेरा क्वेश्चन है रश्मि शर्मा जी से। रश्मि शर्मा जी मुझे बताएंगी ट्रेकिया में किस टाइप की जो मसल्स होती हैं, सेल्स होती हैं उसमें? ए टाइप की, बी टाइप की, सी टाइप की, डी टाइप की? सी टाइप की कार्टिलेज होती है, और गोबलेट सेल्स का कुछ आपने बताया था, इसमें म्यूकस का था, मुझे मतलब कंफर्म नहीं है वो क्या था, बट सी टाइप की कार्टिलेज बताया था आपने। 16 से 20 भी होती है, और उनका निर्माण होता है। ठीक है, अब प्रेरणा जी बताएंगी, जो रश्मि जी ने छोड़ दिया, म्यूकस का काम क्या होता है? इसको समझ म्यूकस का जाओगे काम तो आप होता है अष्टमी को समझ जाओगे। म्यूकस का काम होता है भैया दूर नहीं सोने टेम्परेचर देते। मेंटेन करना। ट्रेकिया वाले म्यूकस की बात हो रही है अभी। वो अच्छा अच्छा, उसमें जो भैया डस्ट होता उसमें है ये होता वो है जो अंदर से जो हम होती है वो। श्वास लेते हैं ना, जो हम हम्म। श्वास लेते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसको रोकने का काम करता है, और जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके थ्रू वो बहुत मोटा हो जाता है तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे समझते जाओ, सब चीजें की समझ आ जाएंगी आपको। अगला मेरा क्वेश्चन है रोशनी जी से। रोशनी जी मुझे बताएंगी ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकी। ब्रोंकी, इसके कितने पार्ट होते हैं? सर इसमें पार्ट 2 होते हैं, एक लेफ्ट ब्रोंकी और दूसरा राइट ब्रोंकी। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर किया आपने, वेरी गुड। अब राजेश जी मुझे बताएंगे कितने लंग होते हैं, यानी फेफड़े कितने होते हैं, उन फेफड़ों में भिन्नता बताओ। सर फेफड़े दो होते हैं सर, हम्म। एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। जो अपना राइट होता है वो बड़ा होता है और वो 3 खंडों में विभाजित होता है, और जो लेफ्ट होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है और वो थोड़ा छोटा होता है क्योंकि उस साइड में अपना जो हार्ट होता है वो होता है। और सर इसके बाद जो सर अभी तो इतना ही ध्यान में सर, मैं रिपीट नोट्स वेट बनाऊंगा वेट वेट, और बता दीजिए भारी हल्का कौन सा होता है? सर भारी तो सर अपना लेफ्ट होता है सर, नहीं लार्जेस्ट होता है सर वो। कंफ्यूज हो गए, लेफ्ट दोबारा बताओ। सर, लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट होता है वो तो लेफ्ट होता है, हम्म। और जो सर लार्जेस्ट जो भारी होता है वो राइट होता है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे, इतना ही कराया मैंने तो। हाँ, वो भी तो कराया ना फंक्शन। अब वो बताओ मुझे, मसल्स भी तो कराई है। नीरज जी बताओ, रेस्पिरेशन मसल कितनी होती है? ये 3 होती है ना? हैं? 3। नाम बताओ। उनके नाम अपनी अभी अभी पढ़ाई क्या, वो कल पढ़ाई थी? भैया अभी पढ़ाई थी, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, ट्रिक। इंटरनल होती है शायद, इंटरनल होती है।
और और एक्सटर्नल और डायफ्राम। वेरी गुड, याद आ गया, वेरी गुड। कॉन्फिडेंस में रहा करो नीरज जी, आप कॉन्फिडेंस डाउन क्यों आपका? कभी कभी हो जाता है। अच्छा, नहीं कॉन्फिडेंस में रहा करो आंसर। अगला मेरा क्वेश्चन है, मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? लक्ष्मी मैडम से पूछता हूँ मैं। आ जाओ जी लक्ष्मी मैम सामने। सर मैं तो और गायब हो गई थी सर बीच में, अभी ज्वाइन कोई हुई हूँ बात, वापस। अब अच्छा मुझे पूछिए। आप ये बताएंगे कि जो, चलो मैं आपसे आपकी लैंग्वेज में पूछता हूँ, थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज में। मीडिया स्टेनम के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं मीडिया स्टेनम में? सर अभी तो मैंने पढ़ाई नहीं की, अटेंड ही नहीं की क्लास आपकी पूरी, शुरुआत में ही हम्म, भाग गई थी। अब मैं इसी क्वेश्चन को सरल शब्दों में पूछता हूँ। दोनों बताइए। फेफड़ों के मध्य कौन कौन सी चीजें होती हैं? दोनों फेफड़ों के मध्य सर, इस बोन में स्टर्नम आएगा, और हार्ट आएगा सर, जो राइट साइड थोड़ा टिल्टेड होता है, हम्म, एंड यही दो चीज तो आएंगे सर। और क्या आता है? और क्या अच्छा, आएगा? ऑर्गन, ऑर्गन्स ही बताना है पीछे। अच्छा, वो पीछे से ऑसिफेगस पार होता है, ये अभी किसी ने लिखा है शायद। हाँ गुड। नकल में भी तो अक्ल चाहिए ना सर। ठीक कह नीरज रहे जी हो। देखिए, नीरज जी देखिए, अभी लिख देख के भी नहीं बोल रहे थे। उनको तो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए था। कोई नहीं, हाँ वेरी गुड, ठीक आंसर है। देखो वही चीज मैंने मेडिकल लैंग्वेज में बोल दिया, मीडिया स्टेनम मतलब वही है कि फेफड़ों के बीच में क्या क्या होती है। हमारा हार्ट होता है, और पीछे की ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्रोंकी होती हैं, ठीक है। जी जी सर, मैंने एक और भी चीज गौर किया है, पता नहीं कितना सही कितना गलत, पर पूरे स्टडी में मैंने देखा कि जो भी हमारे शरीर में पेयर होते हैं ना अंग, या इंटरनल हो या आउटर हो, जैसे किडनीज हो गए या फिर लंग्स हो गए, या आगे आप ओवरीज पढ़ेंगे, वो सारे एक बड़े और एक छोटे होते हैं, हमेशा दोनों का साइज डिफर करता है। तो वैसे मैंने एक्सटर्नल ऑर्गन में भी देखा कि आंख भी कभी सिमेट्री नहीं होती है, ईयर भी नहीं होते हैं, जो दो चीजें होती है, इवन हाथ और पैर भी नहीं होते। आप जब सम स्थिति में खड़े होते हैं ना और अंगूठे एक दूसरे से मिले होते हैं, आपका बैलेंस खराब होता है। जहां आप 1 इंच या 2 इंच का गैप बना लेते हैं, आपका बैलेंस स्टिल हो जाता है। हो सकता है आप इसको गौर करें, आगे पढ़ते पढ़ते ये चीज देखेगा। ये मैंने खुद ऑब्जर्व की थी कि हर चीज में ये डिफरेंस मैंने लॉजिक पाया। तो जबरदस्त लगाया आपने, तारीफ के पात्र हो आप, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा और विचार करेंगे ऐसा क्यों होता है, अभी मुझे भी डायरेक्ट पूरा नहीं नहीं, पता ऐसा भगवान क्यों का ही होता बनाया हुआ है सर, भगवान का ही बनाया हुआ है। है, इवन। भगवान कुछ तो सोच समझ के बनाया होगा, हर चीज बड़ी ही वैल्यूएबल है, छोटी से छोटी चीज। वो भी देखते हैं ना सर कि फ्लेक्सिबिलिटी भी राइट साइड ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड में कम होता है। तो और जो हाँ वो साथ जो हैंड यूज करते हैं उसका नहीं, ज्यादा होता है डिफरेंस सर, लेफ्ट और पक्का राइट होता हो। है, मतलब बहुत बोल्डली बोलूं तो इवन की टेस्टिस में भी दोनों का साइज डिफर होता है, इवन ब्रेस्ट साइज भी डिफर होता है। और आप कभी शवासन में लेट के देखना, जब आप बिल्कुल पैर को ढीला छोड़ते हैं ना, तो आपका एक पैर का काफ मसल से लेकर हील तक ज्यादा टच होता है फ्लोर से, एक हल्का उठा हुआ होता है, उतना उतना पोर्शन टच में नहीं होता है। इस चीज को भी आप ऑब्जर्व करके देखना। लक्ष्मी जी, प्रेरणा जी सुना रही हैं आपको भी, लोरी सुनाएंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू लक्ष्मी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत बढ़िया। और मैं भी जरूर कुछ दिनों में आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप रिसर्च में ये काम जरूर कीजिएगा। जरूर मैम, जरूर। आगे मेरा क्वेश्चन है, अगला अगला क्वेश्चन मुझे मीनाक्षी जी मुझे बताएंगी। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए इनहेल के दौरान क्या होती है? भैया मैं बता दूं। बताओ रानी जी, बताओ। भैया इनहेल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 79%, और ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.04%। बहुत बढ़िया। अब मुझे अगला, संतोषी चंदेल जी आप मुझे बताएंगे एक्सेल के दौरान इन गैसेज की मात्रा कितनी होती है? जी 17 नाइट्रोजन होती है और 16 होता है ऑक्सीजन, और 4.5 होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और घुमा के पूछता हूँ दीपाली जी से। दीपाली जी, इनहेल में तो ऑक्सीजन 21 थी, एक्सेल में 16 क्यों, कहाँ गई? वो मुझे एचबी के तरफ ब्लड में जाएगा ना, एचबी बनाने से। एचबी क्या होता है, उसका पूरा नाम बताओ। हीमोग्लोबिन।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल अगला सर क्वेश्चन मेरा है, एक क्वेश्चन था सर। एंड में अभी कुछ ओके। चलने दो। मनोज पाल जी, मनोज पाल जी, आप मुझे बताएंगे श्वसन कितने प्रकार का होता है? सर 2 प्रकार का होता है सर, इंटरनल नाम और बताओ। एक्सटर्नल। वेरी गुड, इंटरनल और एक्सटर्नल। और मुझे डॉक्टर विश्वनाथ काले जी मुझे बताएं, एक्सटर्नल श्वसन कहाँ कहाँ होता है, किन किन के बीच होता है एक्सटर्नल श्वसन? अल्वोहुलाई में होता है, एक्सटर्नल एयर और ब्लड इसके बीच में। ठीक है, बहुत बढ़िया। यमुना साहू जी मुझे बताएं, इंटरनल जो श्वसन होता है कहाँ, किन किन के बीच होता है? सॉरी सर, मैं 3-4 दिन से क्लास नहीं इतना ले रही। सिंपल क्वेश्चन आज ही समझाया मैंने ये क्वेश्चन। जी सर, मैं लास्ट में ज्वाइन हूँ, जब आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए तब अच्छा, ज्वाइन हूँ। मैं हो नहीं रही आस्था सर, साहू जी बताइए मैं मुझे, हाँ। आस्था साहू जी, इंटरनल श्वसन किन किन के बीच होता है? ब्लड और टिश्यू के साथ ही है। बहुत बढ़िया, ब्लड एंड टिश्यू के मध्य होता है। जी। अब अगला क्वेश्चन मेरा है सचिन जी से। सचिन जी, आप मुझे बताएंगे कि बड़ों में जो रिस्पिरेशन जो रेट होती है कितनी होती है और बच्चों में कितनी होती है? जीत राम जी, आप मुझे बताएंगे कितनी होती है बड़ों में और बच्चों में? बड़ों में सर सोनीपत की शान हो जीत जी आप। भूल गए? 16 से 20 होती है, बच्चों में अपने बड़ों में 14 होती है। से 16 की होती है और छोटों में 20 से 25 की। चलो, कोशिश अच्छी थी, थोड़ा सा तो चूक सुनाई गया। दिया। उल्टा बोल दिया। नीरज जी बताइए। 16 से 20 होती है जो बड़ों में होती है, अपनी एज वालों में होती है, बच्चों में कम होती है। 16 ठीक है, से वेरी गुड। सॉरी। योगी 300, जी जी। योगी 300 यानी विजय जी, आप इससे, विजय जी आप मुझे बताओ इसके अलावा जेंडर, लेडीज में, जेंट्स में और काम करने पे, इस पे रिस्पिरेशन रेट कब कम ज्यादा होती है उसके बारे में बताइए। सर लड़कों फीमेल में ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा कब रिस्पिरेशन हमारी बढ़ती है? राजेश जी आप कोई भी बताइए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तब। हाँ, वेरी गुड रश्मि जी, बहुत अच्छा सर बताया आपने, जब हम फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, आज हमने इतना ही किया था, तो इतना आप लोगों ने बता दिया। आशा है कि आप लोग सब लोगों को क्लियर हुआ होगा ये चीज। अब अपने डाउट्स जी आप सर। पूछ सकते हैं। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जो गैस का विनिमय बताया था, वो एग्जिट जो बताया वो यही रहता है, या प्राणायाम करते तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, ऑक्सीजन बॉडी ज्यादा ऑब्जर्व करता है? उसमें वो कल हम जब मैं आपको डिफ्यूजन पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये टॉपिक आएगा डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें जाती हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ना कि जो हीट होती है हाई टू लो मूव करती है, जैसे कि गैस है, गैस के ऊपर बर्तन रखा है, गैस में ज्यादा हीट, ज्यादा गर्म होती है गैस। अब गैस की हीट जाएगी बर्तन में, बर्तन गर्म हुआ, अब बर्तन की हीट जाएगी पानी में, पानी हीट हुआ, पानी की हीट जाएगी वाष्प में। तो जो चीजें होती हैं वो हमेशा हाई टू लो मूव करती है। इसी प्रकार जो डिफ्यूजन होता है, इसी प्रकार जो कॉन्सेंट्रेशन जो एयर की होती है कि ऑक्सीजन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट में है, हमारी एल्वोलाई में है, हमारी वेसल्स में है, कम ज्यादा होती है तभी वो इंटरचेंज होता है। कल इस टॉपिक को मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगा। सर ठीक है सर। ओके जी, ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन है। जी हेलो राहुल जी सर, बताइए। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब
भगवान ने ठीक नहीं किया, मसल्स हेड सब बॉयज को ज्यादा दिया है, गर्ल्स को या गर्ल्स को दिमाग ज्यादा दिया है भगवान ने। हाँ सर, मैं यही बोल रही थी, टाइप टू टाइप है, वो दिमाग ज्यादा होता है लड़कियों के पास। ठीक है, और वो भी दिमाग भी लेफ्ट वाला ज्यादा होता है गर्ल्स में, जिससे वो बड़ी क्रिएटिव होती है लॉजिकल लड़कियां, रीजनिंग। कमाल कर देती हैं छोटी छोटी चीजों को इतना, और हम लोग देखते रह जाते हैं क्या करेंगे। हाँ सर, रंगोली मेहंदी सबका तो कीड़ा उन्होंने ही उठाया हुआ होता है। जी कुंदन जी बताइए आपका क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है, थोड़ा साइड क्वेश्चन है सर, मैं पूछता हूँ अभी कि पहले जैसे साधु संत लोग होते थे, वो जंगलों में जाके योगाभ्यास या साधना करते थे, ठीक है, और कहते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो हमेशा मतलब साधना में लीन रहते थे, दिन रात उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता था, और वो पेड़ के नीचे साधना करते थे। तो क्या ये उचित होता था कि वो पेड़ के नीचे साधना कर रहे हैं, और कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात के समय नहीं बैठना चाहिए, अब कार्बन मेरा डाइऑक्साइड क्वेश्चन है छोड़ता है, ऑक्सीजन। कुंदन जी, इसी क्वेश्चन का आप जी, आंसर करना। आप उसी में थोड़ा गहराई में जब वो किस पेड़ के नीचे बैठते थे बताओ। पीपल पीपल मोस्टली। के पेड़, पीपल पीपल के और पेड़ के पीपल की पास। खासियत जी, बताओ क्या होती है। वो रात दोनों में टाइम ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी देता है। निकालता है। नाइट में भी ऑक्सीजन छोड़ता है सर, वो नाइट तो में भी आंसर ऑक्सीजन मिल गया छोड़ता है। रात में भी नहीं। अपने क्वेश्चन का। पता है सर, ये जो रेस्पिरेशन रेट होता है ना, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ट्री का होता है कि वो सेम ही करते हैं, दिन में रात में भी उनका सेम ही चलता है। पर चूंकि दिन में फोटोसिंथेसिस वो करते हैं, तो इस वजह से ना ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होता है, तो CO2 को सप्रेस कर देता है। और ये रात में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस, तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आप देखना कि O2 रिलीज होता है, इस वजह से होता है कि रात में CO2 की मात्रा हमें ज्यादा लगती है। होता सेम है दिन में ही। ठीक है, मुझे ज्यादा ध्यान नहीं किया इसके बारे में, लेकिन पीपल का मुझे पता था कि रात को वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो सिर्फ उसी आधार पे जो आपके क्वेश्चन था, आपके क्वेश्चन में आपको आंसर मैंने दे दिया। संतुष्ट हुए कुंदन जी आप? जी, जी, ठीक। ठीक है जी। और कोई किसी का डाउट? चलिए, तो कुंदन जी आज का शांति पाठ कराइए। कमर गर्दन सीधी बैठ, दोनों हाथ को, आंखों को बंद करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने पे, पानी श्वास पर सांस, शांति पाठ के लिए तैयार। लंबी गहरी सांस भरे, लंबी गहरी सांस छोड़े, सभी तैयार। मेरे बाद मंत्र को दोहराएंगे। ओम दो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मन्ति स्वर्गं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्ति वेदी। ओम शांति शांति शांति।